बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़। इससे पहले आप इस कहानी की 37 हिस्सा सुन चुके हैं और अब किस नंबर 38 मुलाहिजा फरमाएं। मधु को आवाज़ देना ही चाहता था कि मैं बाईं तरफ पानी गिरने की आवाज़ सुनकर चौंक गया। मैंने आगे बढ़कर उस तरफ झांका। कमरे के एक कोने में फटा हुआ टाट तान कर गुस्लखाना बनाया गया था और अंदर मदम बत्ती जल रही थी। उसकी थरथराती हुई लो में मधु का साया सामने वाली दीवार पर हरकत करता हुआ नजर आ रहा था। मधु, मैंने उले से पुकारा। मधु एक झटके से उठकर खड़ी हो गई। उसके हाथ से पानी का मगा नीचे गिर गया था। कौन है? उसके मुंह से खौफजदा सी आवाज निकली। मैं हूँ मधु। मैंने कहा, तुम कमरे में नहीं थी तो मैं इधर आ गया। क्या कर रही हो? मेरा आखिरी सवाल यह हमकाना था। टाट फटा हुआ था और इतना ऊंचा भी नहीं था। उसकी गर्दन से बहुत नीचे तक का हिस्सा नजर आ रहा था। उसने दोनों हाथ सीने पर लपेट लिए थे। ओह गुरु, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, वो गहरा सांस लेते हुए बोली। मुझे अफसोस है मैंने तुम्हें डरा दिया। बहरहाल तुम आज स्नान करके कमरे में आ जाओ, मैं वहां बैठा हूँ। मैं कहते हुए वापस मुड़ गया और कमरे में आकर एक कुर्सी पर बैठ गया। तकरीबन 5 मिनट बाद मधु कमरे में दाखिल हुई। उसने मुख्तसर सा कपड़ा लपेट रखा था। बदन पर पानी के कतरे मोतियों की तरह चमक रहे थे। जब कोई जवान और हसीन औरत इस तरह बेबाकी से सामने आ जाए तो बेवकूफ से बेवकूफ मर्द भी उसका मतलब समझ जाता है। और मैं तो इस मैदान का पुराना खिलाड़ी था। उसके होंठों की मुस्कुराहट तो मेरे अंदर की आग को कुछ और भड़का रही थी। वो चारपाई पर पड़े हुए कपड़े उठाने के लिए झुकी। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर उसने मुझे अपनी तरफ खींचा। उसके होंठों की मुस्कुराहट कुछ और गहरी हो गई और फिर हल्के से झटके से वो पके हुए फल की तरह मेरी आगोश में गिर गई। मिट्ठू पूरे 2 घंटे बाद आया। मैं उस वक्त मधु की बनाई हुई बगैर दूध की चाय पी रहा था। गुरु, जल्दी चलो, बानूट और शक्ति नरेश को होटल से उठा कर ले गए हैं, मिट्ठू ने अंदर दाखिल होते ही कहा। मैंने प्याली मेज पर रख दी और एक झटके से उठ खड़ा हुआ। मधु की मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा किया और मिट्ठू के साथ कमरे से बाहर आ गया। इमारत के बाहर मोटरसाइकिल खड़ी थी। मिट्ठू ने एक ही किक में मोटरसाइकिल स्टार्ट की और मैं पिछली सीट पर बैठ गया। मोटरसाइकिल एक जोरदार झटके से आगे बढ़ गई। तकरीबन आधे घंटे बाद हम शहर के नवाई पहाड़ियों में एक मंदिर के खंडर में मौजूद थे। यहाँ एक मशल जल रही थी। एक आदमी जमीन पर पड़ा हुआ था। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। करीबी बानूट और शक्ति भी बैठे हुए थे। बानूट के हाथ में खंजर था। मुझे देखते ही वो उठकर खड़े हो गए। मैं उस शख्स की तरफ देखने लगा। उसकी उम्र 40 के लगभग रही होगी। क्लीन शेव, सेहतमंद और स्मार्ट आदमी था, मगर चेहरे पर खौफ नुमाया था। उसने मैरून रंग की पतलून और सफेद शर्ट पहन रखी थी जिस पर पैलेस होटल का मोनोग्राम बना हुआ था। वो पैलेस होटल का हेड वेटर नरेश था। तुम लोग कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? वो मेरी तरफ देखते हुए खौफजदा लहजे में बोला। बेला ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारे जरिए कोई पैगाम उस तक भेज सकता हूँ। मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, पैगाम नहीं, मैं खुद उस तक पहुंचना चाहता हूँ। कहाँ मिलेगी वो? बेला? कौन बेला? वो अकला कर रह गया। मैं किसी बेला को नहीं जानता। हैरत है, तुम बेला को नहीं जानते, हालांकि वो इस इलाके में शैतान की तरह मशहूर है। चलो मान लिया कि तुम उसे नहीं जानते, लेकिन उसने मुझे कैसे कह दिया कि तुम मेरा पैगाम उस तक पहुंचा दोगे? मैंने कहा, मैं किसी बेला को नहीं जानता, नरेश ने जवाब दिया। होटल में आने वाली बहुत सी लड़कियां पैगाम रसानी के लिए वेटरों को इस्तेमाल करती हैं और वेटरों को उसका पता भी नहीं होता। मुझे बेला नाम की किसी औरत ने कुछ नहीं कहा। हो सकता है बाद में किसी वक्त खुद ही मुझसे राब्ता करके पूछे कि किसी ने उसके लिए कोई पैगाम तो नहीं दिया। ये लड़कियां बड़ी खतरनाक होती हैं, अपने धंधे के लिए दूसरों को इस्तेमाल करती हैं। जिस बेला की मैं बात कर रहा हूँ वो दुनिया की सबसे खतरनाक औरत है। मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। वो बगैर सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाती। उसने मुझे तुम्हारा नाम बताया था तो कुछ सोच कर ही बताया होगा। वो तुम्हें अच्छी तरह जानती है और तुम भी उसे अच्छी तरह जानते हो। नहीं, मैं बेला नाम की किसी औरत को नहीं जानता, नरेश ने कहा। मैं चलने में उसकी तरफ देखता रहा और फिर शक्ति को इशारा किया। शक्ति अचानक उस पर पल पड़ा। नरेश के हाथ पुष्ट पर बंधे हुए थे। वो अपना बचाव भी नहीं कर सकता था। शक्ति उस पर लाते और गुंसे बरसाता रहा। नरेश की चीखें खंडरों में गूंजती रही। शक्ति ने उसे दोनों हाथों पर उठाया और सर से ऊपर ले जाकर जमीन पर पटक दिया। नरेश के मुंह से निकलने वाली वो चीख बहुत खौफनाक थी। शक्ति उसे दोबारा उठाने के लिए जैसे ही झुका, नरेश चीख उठा। ठहरो, बताता हूँ। साला हरामी, शक्ति उसे ठोक कर मारते हुए सीधा हो गया। पहले बोलता था नहीं जानता। अच्छा बोल, बेला किधर है? वो नागराज के साथ है, नरेश ने जवाब दिया। तुमसे किधर मिलने को कहा था? शक्ति ने दूसरा सवाल किया। मैं उससे नहीं मिलता, नरेश बोला। बेला ने कहा था कोई उससे मुलाकात करने के लिए कहे तो उसे ओदे सिंह के पास भेज दूं। ओदे सिंह ये कौन है? इस मर्तबा मैंने पूछा। ठाकुर शमशेर सिंह का दीवान, नरेश ने जवाब दिया। वो पैलेस होटल के पीछे गली में तीसरे बंगले में रहता है। बंगले का नंबर? मैंने पूछा। नंबर मुझे मालूम नहीं, होटल के बिल्कुल पीछे वाली गली, दाईं तरफ तीसरा बंगला, नरेश ने जवाब दिया। इसके हाथ खोल दो, मैंने बारूद की तरफ देखते हुए कहा। बारूद ने नरेश की पुष्ट पर पहुंचकर खंजर से उसकी रस्सी काट दी। नरेश चलने में कलाइयां सहलाता रहा। फिर कमीज की आस्तीन से ऊँटों से बहने वाला खून साफ करने लगा।
तुम वापस जाकर अपने मैनेजर को कोई और कहानी सुनाओगे। मैंने नरेश के चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। यानी कुछ गुंडे किसी और के धोखे में तुम्हें पकड़ कर ले गए थे और तुम्हारी पिटाई करके छोड़ दिया। चाहो तो नामालूम गुंडों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट भी कर सकते हो, लेकिन अगर असल बात तुम्हारी जबान पर आई तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। मैं किसी को नहीं बताऊंगा, नरेश बोला। मैंने शक्ति को इशारा किया और फिर हम उस खंडर से बाहर आ गए। जब मैं आया था तो उस वक्त यहाँ एक सफेद मारुति कार खड़ी थी जो अब भी मौजूद थी। उसके करीब ही मिट्ठू वाली मोटरसाइकिल भी खड़ी थी। ये दोनों चीजें वो उड़ा कर लाए थे। मिट्ठू, तुम मोटर बाइक कहीं छोड़कर अपने इलाके में चले जाओ और गुरु तुम बैठो कार में, शक्ति ने कहा। मैं और बारूद मारुति की पिछली सीट पर बैठ गए। नरेश भी हमारे पीछे ही आया था मगर शक्ति ने उसे भगा दिया। यहाँ से दौड़ लगाते हुए जाओ भैया, शक्ति ने कहा। खा कर तुम्हारे शरीर पर चर्बी चढ़ गई है, जरा दौड़ लगाया करो। मुझे जी हाँ, वो अखला कर रह गया। यहाँ जे काल, कुछ नहीं कहेंगे तुम्हें जे काल, शक्ति ने कहते हुए इंजन स्टार्ट करके गाड़ी आगे बढ़ा दी। नरेश कार के पीछे दौड़ रहा था। शक्ति ने रफ्तार बढ़ा दी। पहाड़ियों से निकलकर हम सड़क पर आ गए और शहर के पहले चौराहे पर जरा आगे निकलकर हमने कार छोड़ दी और पैदल चलने लगे। अब क्या प्रोग्राम है गुरु, शक्ति ने पूछा। दीवान उदय सिंह का बंगला, मैंने कहा। मैं उसे बेखबरी में पकड़ना चाहता हूँ। नरेश 2-2.5 घंटों से पहले नहीं पहुंच सकेगा और मैं उसके आने से पहले पहले उदय सिंह से निमट लेना चाहता हूँ। तो ठीक है, उस तरफ चलो, शक्ति ने जवाब दिया। हम एक और सड़क पर मुड़ गए और मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए दिलवाड़ा रोड पर पैलेस होटल के सामने पहुंचने में 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगे। उस वक्त 9 बजने वाले थे। होटल के सामने रौनक थी। हम पिछली सड़क पर आ गए और पिछली गली में मुड़ गए। उस तरफ बहुत बड़े बड़े बंगले थे। वसी और अरीज कंपाउंड होने की वजह से हर 2 बंगलों के दरमियान इतना फासला बन गया था कि एक बंगले में कोई चीखा तो उसकी आवाज दूसरे बंगले में नहीं सुनी जा सकती थी। दाईं तरफ तीसरे बंगले के गेट पर दीवान उदय सिंह के नाम की प्लेट लगी हुई थी। गेट पर कोई चौकीदार दरबान वगैरह नहीं था। जो लोग खुद ही इतने खूनख्वार हों, उन्हें चौकीदारों की क्या जरूरत थी। बारूद को सड़क पर ही छोड़ दिया गया और फिर मैं और शक्ति मौका पाकर बंगले की दीवार पर चढ़कर अंदर कूद गए। ये कम से कम 10,000 मुरब्बा गज का प्लाट था। बंगले की इमारत ऐन वस्त में थी। चारों तरफ लान था और लातादाद दरख्त भी नजर आ रहे थे। इमारत के सामने वाले लान में सिर्फ एक बल्ब रोशन था जिस पर लगे हुए शेड ने उसकी रोशनी महदूद कर दी थी। दरमियान में एक होल था जिसमें फुवारा लगा हुआ था, लेकिन फुवारा इस वक्त बंद था। बरामदे में भी मध्यम रोशनी का एक बल्ब जल रहा था। मैं और शक्ति चलने में अपनी जगह पर खड़े रहे। फिर दोनों ने पिस्तौल निकाल लिए और दरख्तों की आड़ लेते हुए आगे बढ़ने लगे। 9 बजे रात के इब्तदाई हिस्से में किसी बंगले में इस तरह घुसना खतरे से खाली नहीं था, लेकिन मैं हर तरह का खतरा मोल लेने को तैयार था। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी था कि बंगले में कितने अफराद थे। बंगले के पिछली तरफ पहुंचकर हम रुक गए। मैंने शक्ति को दाईं तरफ जाने का इशारा किया और उसे हदायत कर दी कि जब तक कोई इमरजेंसी ना हो या मेरा सिग्नल ना मिले उस वक्त तक कोई कार्रवाई नहीं करेगा। इमारत के पिछली तरफ भी बरामदा था, लेकिन उस तरफ रोशनी नहीं थी। मैं दबे कदमों चलता हुआ बरामदे में पहुंच गया। दरवाजे पर हाथ रखा तो वो आवाज पैदा किए बगैर खुलता चला गया। मैं अंदर दाखिल होकर बड़ी आजिकी से दरवाजा बंद किया और इधर उधर देखने लगा। ये तंग सी रायदारी थी और आगे गालिबन हाल कमरा था जहाँ मध्यम रोशनी का बल्ब जल रहा था। कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। मैं दीवार के साथ लगकर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा और रायदारी के इख्तिताम पर पहुंच गया। दाईं तरफ भी कुशादा रायदारी थी। मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि इस वक्त बंगले में 2-3 अफराद से ज्यादा नहीं थे और वो भी गालिबन एक ही कमरे में थे, क्योंकि दाईं तरफ से बातों की आवाजें सुनाई दे रही थी। मैंने एक लम्हे को कुछ सोचा और अल्लाह का नाम लेकर उस रायदारी में मुड़ गया। उस बंगले में दाखिल होकर ओखली में सर तो दे ही दिया था। अब मूसलों से डरने का वक्त निकल गया था। मैं रायदारी में खुलने वाले उस कमरे की खिड़की के करीब दीवार से चिपक कर खड़ा हो गया। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। अंदर 3 ही अफराद थे, जिनमें एक औरत की आवाज भी शामिल थी। एक आदमी उस वक्त कह रहा था, ये तुम्हारे लिए बेहतरीन मौका है रजनी, तुम सुंदरता में बेला से कम नहीं। वो कुतिया एक 1.5 महीने के लिए तो समझो बेकार हो गई। तुम पहले भी चंद रोज नागराज के पास रह चुकी हो। इस मौके से फायदा उठाओ और नागराज को मुट्ठी में लेने की कोशिश करो। बेला वहां से निकले तो मुझे नागराज के करीब जाने का चांस मिले ना। ये लड़की की आवाज थी। उसका बंदोबस्त मैं कर दूंगा, उस आदमी ने कहा। आज से 2 दिन बाद तुम राना पैलेस पहुंच जाओ। कई रोज से तुम नागराज की नजरों में नहीं आई हो। वो तुम्हें देखेगा तो नजरअंदाज नहीं कर सकेगा। मैं कोशिश करूंगा कि बेला को 1-2 दिन के लिए वहां से हटा दिया जाए और तुम्हारे लिए ये मोहलत काफी होगी। मैं दिल में मुस्कुराता रहा। उनमें भी आपस में अंदर ही अंदर एक दूसरे की काट हो रही थी। और उसका क्या होगा ठाकरे, लड़की की आवाज सुनाई दी। ठाकरे का नाम सुनकर मैं चौंक गया। मेरी उससे बात हो चुकी है, मर्द ने जवाब दिया। नागराज के जाने के बाद हम बैरू को तलाश करेंगे। वो इस शहर में है। वो पाकिस्तानी आतंकवादी हमारे हाथ आ जाए तो बैरू तक पहुंचना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। ठाकरे का काम तो सिर्फ बैरू को ठिकाने लगाना है। उसके बाद ठाकरे को हम ठिकाने लगा देंगे और फिर बैरू की दौलत होगी और हम होंगे। मैं दीवार के साथ चिपका खड़ा रहा। मेरा हाथ ऊपर उठ गया।
मेरे सर के ऊपर दीवार पर एक पेंटिंग टंगी हुई थी। मेरा हाथ उस पेंटिंग से टकराया और वो पेंटिंग मेरे सर से टकरा कर नीचे गिरी। ए, कौन है उधर? अंदर से दूसरे आदमी की आवाज सुनाई दी। मैंने तेजी से एक तरफ दौड़ लगा दी। रायदारी के मोड़ घूम रहा था कि फायर की आवाज गूंजी। उस वक्त मेरा एक हाथ पीछे था। गोली मेरी दरमियान वाली उंगली की पूर को छूती हुई गुजर गई। मुझे यूं लगा जैसे दुखता हुआ अंगारा मेरी उंगली को छू कर गुजर गया हो। मैं मुड़कर दूसरी रायदारी में बरामदे वाले दरवाजे की तरफ दौड़ा। उसी लम्हे एक और फायर हुआ, मगर मैं दरवाजे से निकल चुका था। बरामदे से तकरीबन 20 गज दूर एक दरख्त की आड़ लेकर मैंने पहला फायर किया, लेकिन अंधेरे में चलाई हुई गोली जाया हो गई। अब दूसरा आदमी भी बाहर आ चुका था और वो ऑटोमेटिक राइफल से अंधाधुंध फायरिंग कर रहा था। कुछ गोलियां दरख्तों में बेहोश सो रही थी और कुछ सीधी निकल गई। शक्ति भी मेरी तरफ आ गया और मुझसे चंद गज दूर एक दरख्त की आड़ में जवाबी फायर करने लगा। फायरिंग की आवाज से दरख्तों पर अपने घोंसलों में सोए हुए लातादाद परिंदे शोर मचाते हुए दरख्तों के ऊपर ही मंडलाने लगे। गुरु, मुझे शक्ति की आवाज सुनाई दी। तुम पिछली तरफ की दीवार टाप कर निकल जाओ, मैं इन्हें रोकता हूँ। मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकता शक्ति, तुम भी पीछे ही हटते रहो, मैंने कहा। मेरी फिक्र मत करो, मैं निकल जाऊंगा, तुम पिछली दीवार के करीब पहुंचो, शक्ति ने जवाब दिया। मैं इक्का दुक्का फायर करता हुआ पीछे हटने लगा। वो दोनों बरामदे के पिलर की आड़ में खड़े फायरिंग कर रहे थे। उनमें से किसी ने आगे आने की कोशिश नहीं की या वो खुद भी आगे नहीं बढ़ना चाहते थे। मैं दरख्तों की आड़ लेता हुआ पिछली दीवार के करीब पहुंच गया। दीवार खासी ऊंची थी। मैं एक दरख्त पर चढ़कर दीवार पर उतरा और बाहर छलांग लगा दी। वो गली अगरचे कुशादा थी, मगर रोशनी का इंतजाम नहीं था। सामने वाले रुख पर भी ऐसे ही बड़े बंगले थे, मगर उनकी पुष्ट इस तरफ थी, इसलिए उस तरफ सन्नाटा था। मैंने दीवार से कूदकर इधर उधर देखा और एक तरफ दौड़ लगा दी। तकरीबन 50 गज आगे जाकर मैंने पीछे देखा, एक और आदमी दीवार से कूदा था। वो यकीनन शक्ति था। मैं एक बंगले की दीवार से चिपक कर खड़ा हो गया। चंद सेकंड बाद ही वो सीधा दौड़ता हुआ मेरे करीब पहुंच गया। वो शक्ति था। रुको नहीं गुरु, दौड़ते रहो। शक्ति की आवाज सुनकर मैंने एक बार फिर दौड़ लगा दी। बहुत जल्द हम उस गली से निकल गए और फिर 2-3 गलियां घूमकर हम वहां से बहुत दूर निकल चुके थे। मैं रुक गया। हम अभी खतरे से बाहर नहीं हुए गुरु, शक्ति ने कहा। वो दीवान साला बहुत हरामी है। उसने अगर पुलिस को फोन कर दिया तो इस इलाके को चारों तरफ से घेरे में ले लिया जाएगा। हम दोनों तेज तेज चलते रहे। शक्ति का ख्याल दुरुस्त निकला। चारों तरफ से पुलिस के सायरन की आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन हम उस इलाके से बहुत दूर निकल आए और फिर एक तवील चक्कर काटते हुए हम शक्ति की खोली वाली इमारत की तरफ निकल आए। कहीं बाहर उठना फंस गया हो, मैंने खंडर नुमा इमारत में दाखिल होते हुए कहा। वो बहुत अक्लमंद है, शक्ति ने कहा। वो निकल गया होगा और थोड़ी देर में यहाँ पहुंचने वाला होगा। हम दोनों खोरी में आ गए। मधु चारपाई पर लेटी हुई थी। हमें देखकर उठ गई। वो मेरी तरफ देखकर मेरी खेद अंदाज में मुस्कुराने लगी। ए मधु, चाय बनाकर लाओ जरा कड़क। खाली पेट सर दुखने लगा। मधु कमरे से बाहर निकल गई और तकरीबन 10 मिनट बाद बगैर दूध के चाय बनाकर ले आई। अभी हम चाय पी रहे थे कि बाहर तेज कदमों की आवाज सुनाई दी और चंद सेकंड बाद ही बिट्टू शक्ति को आवाज देता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर हवाइयां सी उड़ रही थी। क्या हुआ, तुम्हारे चौकटे पर 12 क्यों बज रहे हैं? शक्ति ने उसे घूरा। बिट्टू को इस तरह बद आवाज देखकर मेरा भी माथा टिनका था। गुरु, बिट्टू बारी बारी हम दोनों की तरफ देखते हुए बोला। बहादुर को पुलिस ने पकड़ दिया है, उसे मारते हुए ले गए हैं। क्या बकता है? शक्ति दाड़ा। उसने कहवे की प्याली मेज पर रख दी थी। मैं ठीक कहता हूँ गुरु, बिट्टू ने कहा। मैंने अपनी आंखों से देखा है। पुलिस वाले उसे पैलेस होटल की किसी गली से पकड़कर मारते हुए ला रहे थे, फिर उसे जीप में बिठाकर ले गए। ठीक है, तुम जाओ और दूसरे लड़कों से भी कह दो कि वो अपने अपने ठिकानों पर चले जाएं, शक्ति ने कहा। बिट्टू फौरन ही बाहर आ गया। बारूद बहुत मजबूत आदमी है, शक्ति मेरी तरफ देखते हुए बोला। मगर पुलिस के पास भी जबान खुलवाने के बहुत तरीके हैं। हमें ये खोली फौरन छोड़नी होगी। कहाँ जाओगे? मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। यहाँ से बाहर निकलकर सोचेंगे, शक्ति ने कहा। मेरे पास एक जगह है, तुम लोग अपनी जरूरी चीजें समेट कर तैयार हो जाओ, मैंने चाय की प्याली मेज पर रखते हुए कहा। मधु एक थैले में अपने कपड़े और जरूरी चीजें भरने लगी। शक्ति ने भी अपनी 1-2 चीजें उसमें डाल दी और हम खोली से बाहर आ गए। मधु ने ताला लगाकर चाबी थैले में डाल दी। उस खंडरनुमा इमारत से निकलकर हम गली में तेज तेज एक तरफ चलने लगे। ये इत्तेफाक था कि उस रोज मैंने रत्ना के मकान की चाबी जेब में रख ली थी और अब मैं उन्हें उसी तरफ ले जा रहा था। मेरा रास्ता भटक गया, जिसकी वजह से अच्छा खासा वक्त जाया हो गया, लेकिन आखिरकार हम रत्ना के मकान वाली गली में पहुंच गए। मैंने जेब से चाबियों का रिंग निकालकर बाहर वाले दरवाजे का ताला खोला और अंदर दाखिल होने के बाद पहले वो दरवाजा बंद किया, फिर आगे बढ़कर दूसरा दरवाजा खोल दिया। मधु बत्तियां जलाकर मकान का जायजा लेने लगी। रत्ना के बेडरूम में बिस्तर पर उसके कपड़े बिखरे हुए थे, जिन्हें मधु समेटकर एक तरफ रखने लगी। ये तुम्हारा मकान है गुरु? उसने कपड़ों की तरफ देखते हुए मैंने खेज लहजे में कहा। ये मकान रत्ना का है और ये कपड़े भी उसी के हैं, मैंने जवाब दिया। मधु बिस्तर झाड़ने लगी। ये मकान कई रोज से बंद था और हर चीज पर गर्द पड़ी हुई थी। उसने एक मैले से कपड़े से कुर्सियां भी झाड़ दी। उस रात हम देर तक बैठे बातें करते रहे। शक्ति को बारूद की फिक्र थी। ये तो मैं भी देख चुका था कि वो बहुत मजबूत आसाब का मालिक है।
लेकिन पुलिस की मार के सामने तो पत्थर भी बोल पड़ते हैं। अगर पुलिस ने उसकी जबान खुलवा ली तो वो सब कुछ उगल देगा। यह परेशानी मुझे भी थी कि अगर उसने बताया कि हम पैलेस होटल के हेड वेटर नरेश को अगवा करके ले गए थे और उसे क्या कुछ मालूम किया तो बात सिर्फ पुलिस तक ही नहीं रहेगी, नागराज और बेला को भी पता चल जाएगा कि मैं उनके करीब पहुंच रहा हूँ। वो होशियार हो जाएंगे और अपना ठिकाना बदल देंगे। राणा पैलेस कहाँ है? मैंने शक्ति से पूछा। उम्मीद बूंद से जरा आगे बड़ी इमारत है, अंदर से कभी देखने का इत्तेफाक नहीं हुआ, बाहर से तो कोई महल ही लगता है, शक्ति ने कहा। कल हमें उस महल में दाखिल होना है, मैंने कहा। मैंने दीवान उदय सिंह के बंगले में उनकी कुछ बातें सुनी थी जिनसे पता चला कि नागराज और बेला उस रात पैलेस ही में है। मैं चाहता हूँ कि अब उन पर आखिरी कारी ज़रब लगा दी जाए। अगर वो लोग वहाँ से भी निकल गए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। कल का इंतजार क्यों किया जाए, आज ही रात क्यों नहीं, शक्ति ने कहा और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, आज पुलिस दीवान उदय सिंह के मामले में उलझी हुई है। अगर नागराज वगैरह को पता चल भी गया तो वो लोग सोच भी नहीं सकेंगे कि हम इतनी जल्दी उन पर चढ़ दौड़ेंगे। आज रात? मैंने कहा। क्या तुम तैयार हो? मैं तो हर वक्त तैयार हूँ गुरु, तुम लोग इंतजार करो, मैं किसी सवारी का बंदोबस्त करके आता हूँ, शक्ति ने कहा और वो मकान से चला गया। शक्ति की वापसी तकरीबन आधे घंटे बाद हुई। दरवाजे की बेल बजने से पहले मैंने किसी गाड़ी के रुकने की आवाज सुनी। वो शक्ति था जो किसी की गाड़ी चुरा कर लाया था। बाहर निकलकर मैंने मकान को ताला लगाया और मैं मधु के साथ पिछली सीट पर बैठ गया। कार गलियों से निकलकर मेन रोड पर आ गई और तेजी से एक तरफ दौड़ने लगी। सड़क के दोनों तरफ ढुलान थी जिसने सड़क ब्लॉक कर रखी थी। टार्च की रोशनी से कार को रुकने का इशारा किया जा रहा था। आगे पुलिस है, शक्ति बोला। मैं कार की रफ्तार कम कर रहा हूँ, तुम दोनों नीचे उतरकर टीलों में निकल जाओ। कार की रफ्तार हल्की हो गई। पहले मैंने दरवाजा खोलकर छलांग लगाई, फिर मधु ने। हम ढुलान पर झाड़ियों में लुढ़कते चले गए। मैंने मधु का हाथ पकड़ लिया और दोनों झुलसते हुए तेजी से एक तरफ दौड़ने लगे। कार तकरीबन 100 गज आगे जाकर रुक गई और फिर चंद सेकंड ही बाद पहले किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। उसके फौरन ही बाद फिजा गोरी की आवाज से गूंज उठी। उसके साथ ही चीख की आवाज भी सुनाई दी। मधु लड़खड़ाकर गिरी, उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। मैंने उधर देखा, वहाँ एक कार रुकी थी। भागो, तलाश करो, फिजा में एक दौड़ती हुई आवाज सुनाई दी और फिर दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। मैं मधु का हाथ पकड़कर तेजी से आगे बढ़ गया। यहाँ उस तरफ देखो, झाड़ियों में। ये भारी आवाज सड़क पर उस जगह से सुनाई दे रही थी जहां हमने कार से छलांग लगाई थी और फिर झाड़ियों में ढुलान पर 2 टार्चों की रोशनियां चमकती हुई दिखाई दी। मैंने इधर उधर देखा। दाईं तरफ 2 बड़े पत्थरों के दरमियान एक तंग सी दरार नजर आ रही थी। मैंने पहले मधु को अंदर धकेला और फिर अंदर घुस गया। शुरू में वो दरार बहुत तंग थी, हम मुश्किल अंदर घुस सके, लेकिन आगे जाकर काफी कुशादा जगह थी। हम साइड पर होकर पत्थर से चिपक कर बैठ गए। मैंने दाएं हाथ में पिस्तौल संभाल लिया। वो लोग ढुलान से आगे पत्थरों में आ गए और फिर उनके कदमों की आवाजें हमारे बिल्कुल करीब सुनाई देने लगी। मधु मेरे साथ जुड़कर बैठी हुई थी। उसका जिस्म होले होले कांप रहा था। मुझे डर था कि कहीं खौफ की शिद्दत से वो चीख ही ना उठे। मैंने उसे अपने साथ लिपटा कर एक हाथ से उसका मुंह दबा लिया। कदमों की आवाजें उन पत्थरों के बिल्कुल सामने सुनाई देने लगी और फिर टार्च की तेज रोशनी देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मधु कसमसाई तो मैं उसके ऊपर झुक गया। मेरा हाथ उसके मुंह को गोया चिपक कर रह गया था। टार्च की रोशनी रेंगती हुई दरार की तरफ बढ़ गई। यह गनीमत था कि पैरों के दरमियान वो दरार बाहर की तरफ से तंग थी और हम बड़ी मुश्किल से अपने आप को अंदर घसीट सके थे, मगर अंदर से काफी कुशादा होती चली गई थी और हम आड़ में थे। बाहर से अगर सरसरी की निगाह से देखा जाता तो हम नजर नहीं आ सकते थे। टार्च की रोशनी पत्थर पर पड़ रही थी, उसकी बहुत मध्यम सी दाप अंदर भी आई थी और फिर वो रोशनी आहिस्ता आहिस्ता सिरकने लगी। मैंने नजरें हटाकर देखा तो मेरा दिल उछलकर हल्क में आ गया। मधु सिमट कर मेरे साथ लिपटी हुई थी, लेकिन उसका एक पैर दराड़ के ऐन सामने फैला हुआ था और दराड़ के किनारे पर रेंगती हुई रोशनी आहिस्ता आहिस्ता अंदर आ रही थी। मैंने पिस्तौल वाला हाथ आगे बढ़ाकर मधु का पैर बड़ी आहिस्तगी से पीछे खींच लिया और ठीक उसी वक्त रोशनी की दार उस जगह से होती हुई दराड़ में आगे तक चली गई। उस वक्त मैंने मधु की तरफ देखा। मैंने उसका मुंह सख्ती से दबा रखा था। उसे यकीनन सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही थी और खौफ से उसकी आंखें फटी पड़ रही थी। मधु मर्दमार किस्म की लड़की थी। वो गुंडागर्दी और दादागिरी करती थी, मगर उसने शबाब के बलबूते पर गुंडागर्दी करना और बात थी और हकीकी खतरे का सामना करना दूसरी बात। इसमें शुबा नहीं कि वो बहादुर और हौसलामंद लड़की थी। वो कई मर्तबा शक्ति के साथ खतरनाक हालात से गुजर चुकी थी। गुज़िश्ता रात प्रेम पहाड़ी पर भी उसने बड़े हौसले का सबूत दिया था, लेकिन इस वक्त सूरत हाल कुछ और थी, नायद नाजुक और संगीन। हम इस वक्त एक ऐसे बल में थे, अगर हमें देख लिया जाता तो ऑटोमेटिक राइफल का एक ही ब्रस्ट हमारी जिंदगियों का खात्मा कर देता और हमें अपनी जगह से हरकत करने की मोहलत भी न मिलती। रोशनी अब उस दराड़ के बाहर मुख्तलिफ सिमतों में रेंग रही थी। उसके साथ कदमों की आवाज भी सुनाई देने लगी। उन पैरों के नीचे आने वाले छोटे छोटे पत्थर लुढ़क रहे थे। सन्नाटे में उनके कदमों की और पत्थरों के लुढ़कने की आवाज भी बड़ा खौफनाक तासर पैदा कर रही थी।
वो हमसे तकरीबन 10-12 गज दूर जा चुके थे। मधु अब भी मुझसे लिपटी हुई थी। सुनो मधु, मैंने उसके कान के करीब मुंह ले जाकर बहुत हल्की सरगोशी की। मैं तुम्हारे मुंह से हाथ हटा रहा हूँ, अपनी आवाज पर काबू रखना। तुम्हारे मुंह से कोई आवाज नहीं निकलनी चाहिए। मैंने आहिस्ते से उसके मुंह से हाथ हटा लिया। मधु के मुंह से एक तरह से गहरा सांस निकल गया, जैसे गुब्बारे से हवा निकल गई हो। वो चंद लम्हे मेरे साथ लिपटी रही, फिर अलग हो गई। कदमों की आवाजें अब खासी दूर चली गई थी। मैं रेंगता हुआ दराड़ के दाने की तरफ बढ़ने लगा। वो दराड़ वाकई ही बहुत तंग थी। मेरी कमर और सीना दब रहा था। मुझे हैरत थी कि हम पलक झपकने की देर में इसमें दाखिल कैसे हो गए थे। लेकिन फिर ख्याल आया कि मौत का खौफ बाज़ औक़ात नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। उस वक्त हमारे ज़हनों में भी मौत का खौफ सवार था। इस दराड़ में घुसते हुए भी सीने और कमर पर दबाव पड़ा होगा, मगर उसका एहसास नहीं हुआ था। और अब जबकि मौत का खौफ किसी हद तक ज़ाइल हो गया था, तो बहुत मामूली सी तकलीफ भी पूरी शिद्दत से अपना एहसास दिलाने लगी थी। मैंने दराड़ से बाहर निकलकर जमीन से उठे बगैर इधर उधर देखा। तकरीबन 20-25 गज आगे मुख्तलिफ सिमतों में टार्च की रोशनियां दिखाई दे रही थी। ये इत्मीनान कर लेने के बाद कि इस तरफ कोई नहीं था, मैंने दराड़ की तरफ मुंह करके सरगोशी की। आओ मधु, बाहर आ जाओ। अंदर मधु के रेंगने की आवाजें सुनाई देने लगी और फिर ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे वो करा रही हो। क्या हुआ? मैंने पूछा। ये दराड़ तंग हो गई है, शायद मुझे नहीं निकला जा रहा, फंस गई हूँ, मधु ने कराते हुए जवाब दिया। उसकी आवाज भी सरगोशी से ज्यादा नहीं थी। दराड़ तंग नहीं हो गई, तुम सीधी आने की कोशिश कर रही हो, जरा आड़ी होकर निकलो, मैंने कहते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। आड़ी तो हूँ, मधु ने जवाब दिया। मैं उसे हाथ से पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगा। मधु जैसे चक्की के 2 पार्टों में फंस गई थी, लेकिन बहरहाल वो बाहर आने में कामयाब हो गई। वो गहरे गहरे सांस लेती हुई एक हाथ से अपना सीना सहलाने लगी। वो लोग उस तरफ हैं, मैंने इशारे से बताया। हमें इस तरफ से निकलना होगा, इन पत्थरों के पीछे। शक्ति कहाँ है? मधु का ये सवाल सुनकर मैं कांप उठा। हमारे छलांग लगाने के तकरीबन 100 गज आगे जब कार रुकी थी तो उसके थोड़ी देर बाद गोली चलने की और किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी थी। गोली किस पर चलाई गई थी और वो चीख किसकी थी? मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं था, लेकिन बहरहाल एक बात तय थी कि अगर वो जिंदा था तो पुलिस के शिकंजे में जकड़ा जा चुका था। बातों का वक्त नहीं है, मैंने सरगोशी की। यहाँ से निकलो तो बाद में शक्ति के बारे में सोचेंगे। मधु इस मर्तबा खामोश रही। हम उन दोनों चट्टानी पत्थरों के पीछे आ चुके थे। दूसरी तरफ जरा सा नशेब था और फिर एक टीले की चढ़ाई थी। उस टीले पर भी जा बजा बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए थे। हम ऊपर एक चट्टानी पत्थर के करीब पहुंचे तो एक पत्थर मधु के पैर के नीचे से खिसक गया। उसके साथ ही मधु के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। अगर मैं फौरन उसका हाथ ना पकड़ लेता तो वो ढुलान पर लुढ़क जाती। वो पत्थर उजम में 2 ईंटों के बराबर था, जो ढुलान पर लुढ़कता हुआ दूसरे छोटे छोटे पत्थरों को भी साथ लिए जा रहा था। मधु की चीख और पत्थरों के लुढ़कने की आवाज सन्नाटे में दूर तक फैल गई। वो उस तरफ एक भारी आवाज गूंजती हुई सुनाई दी। भागो, वो उस तरफ है। वो तो किसी छोकरिया की चीख थी हुक्म। एक और आवाज मेरे कान से टकराई। हो सकता है उसके साथ कोई और भी हो, भाग, पहली आवाज ने कहा। ये दोनों आवाजें हमसे तकरीबन 70-80 गज के फासले पर थी। मैंने मधु का हाथ पकड़ा और टीले पर तेजी से एक तरफ दौड़ने लगा। हमारे हक में एक बात अच्छी ये थी कि उन टीलों पर जगह जगह बड़े बड़े पत्थर फैले हुए थे और हम उनकी आड़ लेकर दौड़ रहे थे। दफादन फायर की आवाज गूंजी और मधु किसी पत्थर से टकरा कर लड़खड़ा गई, मगर मैंने उसे फौरन ही संभाल लिया। मधु बुरी तरह कांप रही थी। मैंने इधर उधर देखा और उसे लेकर एक बड़े पत्थर की आड़ में खड़ा हो गया। मधु पत्थर से टेक लगाकर अपने सांस पर काबू पाने की कोशिश करने लगी। मैंने पत्थर की आड़ से झांक कर देखा। तकरीबन 40 गज के फासले पर एक आदमी हमारी तरफ आ रहा था। मैं उसकी शक्ल तो ज़ाहिर नहीं देख सकता था, लेकिन उसके हाथ में चमकती हुई टार्च की रोशनी के पसे मंदिर में वो खासा तवील लग रहा था। या तो वो अहमक था कि उसने टार्च रोशन कर रखी थी, या उसे यकीन था कि वो सिर्फ उस छोकरिया के पीछे जा रहा है जिसकी चीख सुनी गई थी। और जाहिर उसे ये यकीन भी रहा होगा कि वो छोकरिया गैर मुसल्लह है और अपनी जान बचाने के लिए भाग रही है। मैंने पिस्तौल वाला हाथ आगे निकाल लिया और निशाना लेकर ट्रैकर दबा दिया। फायर की आवाज और उसके साथ ही सन्नाटे में उस आदमी की चीख भी गूंज गई। गोली गालबन उसकी टांग में लगी थी और वो नीचे गिर गया। टार्च भी उसके हाथ से छूटकर लुढ़कती हुई दूर जा गिरी। वो अभी तक जल रही थी और उसकी रोशनी मुखालिफ सिमत में थी। मैंने मधु का हाथ पकड़ लिया और एक बार फिर दौड़ लगा दी। उन्हें पता चल गया था कि वो छोकरिया अकेली नहीं थी, उसके साथ कोई और भी था जो मुसल्ला था। अब वो पहले की तरह बेधड़क होकर हमारे पीछे नहीं आ सकेंगे। ये गोया हमारे लिए मोहलत थी और मैं इस मोहलत से पूरा फायदा उठाना चाहता था। टीलों पर उतरते चढ़ते हुए मधु एक बार फिर लड़खड़ाने लगी। उसकी वजह से मुझे चंद सेकंड के लिए रुकना पड़ा। अब हमारे पीछे कोई नहीं था। आवाज उस तरफ से आ रही थी जहां उस पुलिस वाले को गोली लग गई थी। वो सभी मोहतात हो गए थे और उनके इसी तरह मोहतात हो जाने से हमें वहां से दूर निकलने का मौका मिल गया। अगरचे अभी तक हम खतरे की हदूद से निकले नहीं थे, लेकिन मेरे ख्याल में अब हमें इस तरह भागने की जरूरत नहीं थी। मधु की वजह से चंद सेकंड रुकना पड़ा और फिर हम तेज तेज चलने लगे। मैंने अब भी मधु का हाथ पकड़ रखा था।
आखिरकार हम एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां नशेब में शहर की रोशनियां दिखाई दे रही थी। मैं उन रोशनियों की तरफ देखते हुए अंदाजा लगाने की कोशिश करने लगा हम इस वक्त कहां खड़े हैं, और आखिरकार होटल हिल्टन का साइन न्यून देखकर मैं कुछ अंदाजा लगाने में कामयाब हो गया। शक्ति जब हमें लेकर रवाना हुआ था तो उम्मीद भून तक पहुंचने के लिए हमें शहर के बाद बारूनों के इलाकों में से गुजरना पड़ा था, जबकि दीवान उदय सिंह के बंगले पर हमले और बारूद के पकड़े जाने के बाद शहर में जगह जगह चेकिंग शुरू हो गई थी। दीवान उदय सिंह गालबन बहुत ज्यादा बासर आदमी था। उसके फोन करते ही पुलिस की पूरी मशीनरी हरकत में आ गई थी, जिसके नतीजे में बारूद पकड़ा गया और भी बहुत से बेगुनाह गिरफ्त में आए होंगे। शक्ति भी हमें लेने के बाद शहर की तरफ इसलिए नहीं निकला था कि कहीं धर ना लिए जाए। वो कार को शहर के नवाब में पहाड़ियों के बीच उस सड़क पर ले आया था जो आगे जाकर अहमदाबाद की तरफ जाने वाली सड़क से जा मिलती थी, लेकिन इससे पहले वो मोड़ था जहां से एक सड़क उम्मीद भून की तरफ जाती थी। शक्ति उस तरफ जाना चाहता था, लेकिन उस मोड़ पर पुलिस पार्टी खड़ी थी। शक्ति ने अकलमंदी की थी कि कार की रफ्तार हल्की करके हमें उतरने का मौका दे दिया था और खुद सीधा पुलिस के हाथों में चला गया था। वहां एक गोली चली थी और किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी थी। ये अंदाजा लगाना दुश्वार था कि गोली किसने चलाई थी और चीखा कौन था। बहरहाल ये बात तो तयशुदा थी कि अगर वो जिंदा पुलिस के हाथ आया था तो भी उसका बचना या उसे बचाना बहुत मुश्किल था। मेरा हाथ छोड़ दो, मैं भाग नहीं जाऊंगी। मधु की आवाज सुनकर मेरे ख्याल मुंतशिर हो गए। मधु के मुंह से पहली बार आवाज निकली थी और वो नॉर्मल लग रही थी। अब उसकी सांस भी मामूल के मुताबिक थी। भाग तो नहीं जाओगी, लेकिन कहीं गिर पड़ोगी। तुम्हें लड़खड़ाने की आदत पड़ गई है, मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा। तुम जो हो मेरे साथ मुझे संभालने वाले, उसने जवाब दिया। तो फिर अपना हाथ मेरे हाथ में रहने दो, मैंने कहा और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, मुझे वो होटल का साइन न्यून नजर आ रहा है। हमें उस होटल के दूसरी तरफ जाना है, वहाँ से मैं रास्ते का सही तायन कर सकूंगा। मैं समझ नहीं सकी कि अब तुम वहाँ जाना क्यों चाहते हो, क्योंकि अब हम उस मकान का रुख नहीं कर सकते, मैंने कहा। पहली बात तो ये कि उसकी चाबियों का रिंग भाग दौड़ में कहीं गिर गया है, और दूसरी सबसे अहम बात यह कि शक्ति पुलिस की हिरासत में है। हो सकता है वो पुलिस को उस मकान के बारे में बता दे, इसलिए वहाँ जाना अब खतरे से खाली नहीं है। शक्ति बहुत मजबूत है, वो जान दे देगा मगर जबान नहीं खोलेगा, मधु ने कहा। बिल्कुल यही अल्फाज शक्ति ने बारूद के बारे में कहे थे, मैंने जवाब दिया, लेकिन उसने जबान खोल दी जिसकी वजह से हमें उस खोली से भागना पड़ा। मधु, मैं कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं हूँ। मेरे अंदर चलने की ताकत नहीं रही, लेकिन हम रात यहाँ नहीं गुजार सकते। चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ, मधु ने कहा। हम टीलों से उतरकर नशेब में चलने लगे। तकरीबन 20 मील आगे आबादी शुरू हो गई। हम मोहतात अंदाज में अंधेरी सड़कों पर चलते रहे। आधी रात बीत चुकी थी। उस इलाके की सड़कें सुनसान पड़ी थी। यहाँ रहते हुए मैं रास्तों से पूरी तरह वाकिफ हो चुका था। हिल्टन होटल से बहुत दूर मैंने रास्ता बदल दिया और हमारा रुख अब कृष्ण बून की तरफ था। पंडित बैरू का बंगला इसी इलाके में था। इस वक्त हम कुशादा सड़क को पार कर रहे थे। बाईं तरफ से आने वाली एक कार करीब से गुजरी तो हम पूरी तरह रोशनी में नहा गए। मैंने मधु के कान में सरगोशी की और इस तरह लड़खड़ा कर चलने लगा जैसे शराब के नशे में दूध दूं। मधु ने मुझे संभाल रखा था। वो कार हमारे करीब से गुजर गई, चंद गज आगे जाकर रुकी और फिर रिवर्स गियर में पीछे आती हुई हमारे करीब रुक गई।